जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 14 नवंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आज दीपावली का दिन है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2020 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया है 13 नवंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आपको यहां से पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है यह प्रत्येक वर्ष 13 नवंबर को नहीं मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी, जो कि हिंदू धर्म में चिकित्सा के भगवान माने जाते हैं, उन्हीं की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है और भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे। और इस बार की थीम है आयुर्वेदा फॉर कोविड-19। क्या है? आयुर्वेदा फॉर कोविड-19। अब दो महत्वपूर्ण चीजें यहां से आपको और ध्यान रखनी है। 13 नवंबर को हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद शिक्षण व अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा राजस्थान की जो राजधानी है जिसका नाम है जयपुर, यहाँ पर भी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। बाकी इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे केवी गुरुजी, तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नवंबर 2020 में किस राज्य की विधानसभा ने सरना कोड नामक एक प्रस्ताव पास कर दिया है? तो ये प्रस्ताव पास किया है झारखंड की विधानसभा ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पहले ये समझते हैं कि सरना यहाँ पर है क्या। तो सरना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे देश में पाए जाने वाले एक जनजातीय समुदाय हैं। क्या है? सरना एक जनजातीय समुदाय है। अब जब हमारे यहाँ पर 2011 की जनगणना हुई थी उस समय हमारे देश में इनकी आबादी 50 लाख के करीब है और सरना समुदाय के जो लोग हैं मुख्य रूप से इनको हिंदू धर्म में शामिल किया जाता है। तो सरना समुदाय के लोगों के द्वारा काफ़ी समय से इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है कि हमको हिंदू धर्म से बाहर किया जाए। अब इसके पीछे का कारण यह है कि जो सरना समुदाय के लोग होते हैं इनके द्वारा जो भी हिंदू के देवी देवता हैं उनको नहीं माना जाता है। मुख्य रूप से ये जो हमारे जनजातीय समुदाय हैं इनके द्वारा प्रकृति की पूजा की जाती है। प्रकृति यानी कि नेचर, जैसे कि हमारे माउंटेन्स हो गए, इसके अलावा रिवर हो गई या फिर हमारे ट्री हो गए, तो इन सभी की पूजा यहाँ पर की जाती है। तो झारखंड की जो सरकार है उनके द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया जिसका नाम है सरना कोड। और इस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि जब हमारे यहाँ पर अगले साल जनगणना कराई जाएगी उसमें सरना समुदाय के लोगों को एक अलग धर्म में रखा जाएगा, यानी कि अब इनको हिंदू धर्म में शामिल ना किया जाए। तो प्रस्ताव इन्होंने पास कर दिया है। अब ये जाएगा केंद्र सरकार के पास में और जब केंद्र सरकार के द्वारा इसको मंजूरी मिल जाएगी तो उसके बाद में ये जो हमारे सरना समुदाय के लोग हैं इनको हिंदू धर्म से अलग एक अलग धर्म में काउंट किया जाएगा। तो ये है पूरा सरना कोड जिसे झारखंड की विधानसभा ने पास किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए किस संस्थान को यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है हेल्प एज इंडिया को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर यह पुरस्कार है क्या? तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो हेल्प एज इंडिया नाम का संस्थान है इसके द्वारा जो भी हमारे वृद्ध समुदाय के लोग हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ पर वृद्धजन हैं, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यानी कि यह एक हमारी संस्था है जो कि वृद्धों के कल्याण के लिए कार्य करती है। तो 40 वर्ष पुरानी ये संस्था है और इसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। अब आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो यूएन पॉपुलेशन अवार्ड है इसको दो कैटेगरी में दिया जाता है। दो कैटेगरी का मतलब क्या है? एक तो दिया जाता है इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में और एक दिया जाता है यहाँ पर इंडिविजुअल की कैटेगरी में, यानी कि व्यक्तिगत और संस्थागत। इन दोनों श्रेणियों में ये पुरस्कार मिलता है। तो संस्थागत श्रेणी में
हेल्प एज इंडिया को ये पुरस्कार मिला है। वहीं पर अगर हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी की बात करते हैं तो भूटान की जो राजमाता हैं जिनका नाम है सांगे चोडेन वांगचुक, इनको भी पुरस्कार मिला है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी पुरस्कार की बात करते हैं तो यहाँ पर स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और नगद राशि दी जाती है और यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कुछ समय पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन नामक संस्थान के बारे में, जिसको यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मिला है। तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस राज्य में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला जाएगा? तो ये जो चंदन संग्रहालय है ये आपका खोला जाएगा कर्नाटक राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो कर्नाटक में आपको एक जिला मिलेगा जिसका नाम है मैसूरू। क्या नाम है? मैसूरू जिला। और यहीं पर है अशोकपुरम, तो जहां पर इस सैंडलवुड म्यूजियम को खोला जाएगा। और इसको खोले जाने के पीछे का कारण क्या है? तो जो मैसूरू वन विभाग है उसके द्वारा जो भी हमारे किसान चंदन की खेती से जुड़े हुए हैं उन सभी को चंदन के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। और फिर जो भी चंदन की खेती के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं, चाहे हम बात करते हैं किसी तकनीकी सहायता की या फिर हम बात करते हैं कीटनाशक की या फिर बीजों की, तो उन सभी की भी जानकारी यहाँ पर किसानों को दी जाएगी। तो आप ध्यान रखेंगे कि पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूरू में खोला जा रहा है। कर्नाटक की बात करते हैं तो इसकी राजधानी बेंगलुरु में है। राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं बीएस येदियुरप्पा। उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो ये बेंगलुरु में है और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं अभय श्रीनिवास ओका। टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पर कई सारे मिल जाएंगे, जैसे कि डांडेली अंसी है, भद्रा है, बांदीपुर है, बिलीगिरी रंगनाथ है और फिर आपका है नागरहोल। इसके अलावा एलिफेंट रिजर्व भी आप दो याद रखेंगे, एक तो है डांडेली, दूसरा है मैसूरू। और मैसूरू एलिफेंट रिजर्व जो है वह हमारे देश का सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है। तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक आई एम नो मसीहा इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो इस पुस्तक को लिखा है सोनू सूद ने। किसने? अभिनेता सोनू सूद के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आपको याद होगा कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान हमारे देश के लाखों लोगों की मदद की गई थी सोनू सूद के द्वारा। तो इन्हीं के जो अनुभव रहे हैं कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान या फिर पूरे कोविड-19 महामारी के दौरान, उसमें इनका क्या अनुभव रहा है, उसी के बारे में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और किसके साथ मिलकर के लिखा है? तो मीना अय्यर के साथ में मिलकर के आई एम नो मसीहा नामक पुस्तक लिखा है सोनू सूद ने। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था अनुपम खेर जी की एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे। तो ये दोनों पुस्तक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, दोनों के बारे में आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तीसरे एकीकृत चेकपोस्ट के निर्माण की शुरुआत कर दी है? तो ये हम कर रहे हैं नेपाल के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब एकीकृत चेकपोस्ट होता क्या है? देखिए, अगर हम लोग दो देशों की बात करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर हो गया भारत और यहीं से इससे जुड़ा हुआ है नेपाल। तो जाहिर सी बात है जो भी पड़ोसी देश होते हैं उनके बीच में व्यापार होता है। और अगर व्यापार होगा तो यहाँ पर जो ट्रक होते हैं, यानी कि जो कार्गो ट्रक होते हैं माल ले जाने के लिए, उनका आवागमन होता रहता है। तो इन ट्रकों की जांच करने के लिए या फिर जो भी सामान है उसके लिए वेयर हाउस हो, यहाँ पर कस्टम की सुविधा उपलब्ध हो, इसी के लिए एकीकृत चेक पोस्ट का निर्माण किया जाता है। तो ये हमारा बन रहा है तीसरा एकीकृत चेक पोस्ट। और आपको ये ध्यान रखना है कि नेपाल के नेपालगंज को ये उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा से जोड़ेगा। किससे? नेपालगंज और रुपईडीहा के बीच में इस तीसरे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण हो रहा है। और अभी जो इसके निर्माण का समारोह था उसमें हमारे जो उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, वे भी इसमें शामिल हुए थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। भारत और नेपाल के बीच में दो अन्य इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पहले से ही संचालित हो रहे हैं। इनमें से एक है रक्सौल बीरगंज। कौन सा है? रक्सौल बीरगंज, जो कि 2018 में बना था। और एक है जोगबनी विराटनगर। और अगर आपको याद हो तो इसी वर्ष की शुरुआत में नेपाल के जो पीएम हैं केपी शर्मा ओली
और हमारे देश के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों के द्वारा जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का उद्घाटन किया गया था। नेपाल की बात करते हैं तो ये हमारा एक पड़ोसी देश है जो कि 5 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके अलावा सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ में ये अपनी सीमा को साझा करता है। राजधानी है काठमांडू में, मुद्रा यहाँ की है रुपया, राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और यहाँ के संसद का नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली यहाँ की संसद का नाम है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है? तो ये प्रोजेक्ट शुरू किया है हरियाणा राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आपको पता होगा कि जो हमारे यहाँ पर पर्यावरण की सर्वोच्च संस्थान है जिसका नाम है एनजीटी, एनजीटी के द्वारा पूरे देश में पटाखों के ऊपर बैन लगा दिया गया। और आपको ये भी पता होगा कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो खराब होता है वह आपके दिल्ली और उसके आसपास के रीजन में देखने को मिलता है। तो दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा का गुरुग्राम भी आता है और यहाँ पर जो वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है उससे निपटने के लिए हरियाणा की सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर CSIR नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CSIR नीरी और IIT मद्रास के द्वारा विकसित किए गए एक अगमेंटेशन एयर प्यूरिफाइंग यूनिट की स्थापना गुरुग्राम राज्य में उन स्थानों पर की जाएगी जहां की एयर क्वालिटी सबसे ज़्यादा खराब है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट एयर केयर जो है ये हरियाणा की राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसे डेवलप किया है CSIR नीरी और IIT मद्रास ने। हरियाणा की बात करते हैं तो राजधानी चंडीगढ़ में है, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अभी हरियाणा की सरकार के द्वारा जो भी राज्य के प्राइवेट जॉब हैं उनमें 75% सीटें राज्य के लोगों के लिए आरक्षित की गई हैं। राइट टू रिकॉल नाम का एक यहाँ पर बिल आया है जिसके अंतर्गत जो भी आपके ग्राम पंचायत या फिर ब्लॉक के स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको आप उनके पद से हटा सकते हैं, जैसे कि सरपंच हो गए। और महिलाओं के लिए पंचायतों में इन्होंने 50% आरक्षण की भी घोषणा की है। तो ये तीनों पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आंग सान सू की, क्या नाम है? आंग सान सू की, जो कि दूसरी बार म्यांमार की स्टेट काउंसलर चुनी गई, इनको किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? तो आपको ध्यान रखना है कि 1991 में आंग सान सू की को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि आंग सान सू की जिनकी पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, तो इस पार्टी को 2020 में अभी जो म्यांमार में चुनाव हुए हैं उसमें इस पार्टी को कुल मिलाकर के संसद की 664 सीटों में से 346 सीटों पर विजय मिली। तो यानी कि अब आंग सान सू की दूसरी बार यहाँ की स्टेट काउंसलर बनेंगी। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि स्टेट काउंसलर का जो पद होता है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर पीएम होते हैं उसी प्रकार से म्यांमार में आपको स्टेट काउंसलर का पद देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2011 तक म्यांमार में था मिलिट्री शासन। तो मिलिट्री शासन की समाप्ति के बाद में ये दूसरा आम चुनाव हुआ है जिसमें एक बार फिर से आंग सान सू की नई स्टेट काउंसलर चुनी गई हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर म्यांमार की। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है म्यांमार देश और ये भारत के 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो ऊपर आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, उसके बाद में है नागालैंड, फिर नीचे आएंगे तो मणिपुर है और यहाँ पर है मिजोरम। तो इन 4 राज्यों के साथ में म्यांमार अपनी सीमा को साझा करता है। राजधानी यहाँ की है नेपिटा में, मुद्रा यहाँ की है क्यात, राष्ट्रपति यहाँ के हैं विन मिंट और संसद की नाम है असेंबली ऑफ यूनियन। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये हमारा एक पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े खिलौना संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी गुजरात राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो गुजरात के जो सीएम है विजय रूपानी जी, इनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि हम लोग गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, क्या है? गांधीनगर, यहाँ पर
एक खिलौनों के लिए संग्रहालय का निर्माण करेंगे। और ये जो हमारा संग्रहालय होगा, इसमें हमारे भारत के 11,000 से ज़्यादा खिलौने रखे जाएंगे। यानी कि इन सभी की प्रदर्शनी यहाँ पर होगी, जहाँ पर जा करके इसको आप देख सकते हैं। और राज्य सरकार की ये योजना है कि 1500 करोड़ की लागत से अगले 3 से 5 वर्षों में इसका निर्माण गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। और गांधीनगर के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसे हम लोग टॉय सिटी के नाम से जानते हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे देश में पहले खिलौना विनिर्माण क्लस्टर के बारे में भी घोषणा हुई है। तो ये खिलौना मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ पर बनेगा, इसके बारे में आपको नीचे कमेंट में बताना है। गुजरात की बात करते हैं तो इसकी राजधानी गांधीनगर में है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं विजय रूपानी। राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर आपको 4 मिल जाएंगे, ब्लैक बक, गिर, बंसदा और कच्छ। उच्च न्यायालय यहाँ का है अहमदाबाद में और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं विक्रम नाथ। बाकी आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है गुजरात के बारे में, जैसे कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना यहाँ पर लॉन्च की गई, आशीष भाटिया यहाँ के नए डीजीपी बने, सीएम महिला उत्कर्ष योजना भी गुजरात ने शुरू की, गुजरात में सी प्लेन सेवा भी अभी शुरू की गई है, ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ पर की गई है, MPEDA के द्वारा पोरबंदर में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी, निर्यात तैयारी सूचकांक और स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम रिपोर्ट्स फॉर स्टार्टअप में ये हमारे देश के राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा था। तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2021 के लिए कौन सी भारतीय फिल्म नामित होने के लिए योग्य हो गई है? तो इस फिल्म का नाम है नटखट। क्या नाम है? इस फिल्म का नाम है नटखट, जो कि ऑस्कर पुरस्कार 2021 के लिए भारतीय फिल्म के रूप में नामित होने के लिए योग्य हो गई है। अब इस लाइन पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, भारतीय फिल्म नामित होने के लिए योग्य हो गई है। इसका मतलब यह है कि यह ऑस्कर पुरस्कार, जिसे हम लोग अकादमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं, इसमें नामित नहीं हुई है। अभी यह केवल एलिजिबल हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पर एक बेस्ट ऑफ इंडिया सार्क फिल्म फेस्टिवल 2020 का आयोजन किया गया और इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान जो ये नटखट मूवी है, जो कि एक शार्ट फिल्म है, यह शीर्ष पुरस्कार विजेता रही। यानी कि यहाँ पर इस मूवी को पुरस्कृत किया गया और जब भी इस फिल्म फेस्टिवल में किसी भी मूवी को पुरस्कृत कर दिया जाता है तो वह फिल्म एलिजिबल हो जाती है ऑस्कर पुरस्कारों के लिए। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि ये मूवी एलिजिबल हुई है, अभी नॉमिनेट नहीं हुई है। मूवी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें अभिनेत्री विद्या बालन है। कौन है? अभिनेत्री विद्या बालन ने इस मूवी में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया है और इस मूवी के निर्देशक हैं शान व्यास। तो मूवी के निर्देशक अभिनेत्री का नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में प्रकाशित पुस्तक बोस्कियाना किसके जीवन पर आधारित है? तो ये जो पुस्तक है ये आधारित है गुलजार जी के जीवन पर। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो गुलजार जी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये हमारे देश के एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं, इसके अलावा गीतकार भी हैं। तो इन्हीं के जीवन पर यह पुस्तक आधारित है और इस पुस्तक का संकलन इसके अलावा संपादन किया है यशवंत व्यास ने। किसने? यशवंत व्यास के द्वारा इसका संपादन किया गया है। और बोस्कियाना के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि गुलजार जी का जो मुंबई में घर है इसका नाम है बोस्कियाना, तो इसी के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के मरीजों के लिए जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया? तो इस ऐप को लॉन्च किया है दिल्ली राज्य की सरकार ने। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो दिल्ली राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इनका नाम है सत्येंद्र जैन। क्या नाम है? सत्येंद्र जैन जी। तो इन्हीं के द्वारा जो भी हमारे कोविड-19 के पेशेंट हैं उन सभी पेशेंट को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन की सुविधा की शुरुआत की गई है। यानी कि अगर आपका रिपोर्ट कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आता है तो उसके बाद आपके मोबाइल पर एक लिंक आएगी और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद में अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा चाहिए तो फिर आप इस ऐप के माध्यम से उस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुफ्त इलेक्ट्रिक वाहन की सुविधा दी जाएगी और इसी के लिए जीवन सेवा ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। बाकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें भी जान लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं।
पाताल लोक नाम की एक वेब सीरीज अभी कुछ समय पहले आई थी। उसी में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया था आसिफ बसरा जी ने। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे थे राजेंद्र टर्डा जी। क्या नाम है? राजेंद्र टर्डा जी। तो इनके जो पिछले 4 वर्षों के फेसबुक के पोस्ट रहे थे उसी के ऊपर एक किताब लिखी गई है और किताब का नाम है माझी भिंड। तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा अपने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा अन्य जरूरी सेवाओं, विशेष तौर पर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए निर्भर मध्य प्रदेश 2023 के लिए एक रोड मैप को लॉन्च किया गया है। रोड मैप का मतलब है कि किस प्रकार से इन सारी चीज़ों को 2023 तक राज्य में बेहतर बनाया जाएगा, उसके लिए एक रोड मैप जारी हुआ है। और प्रत्येक वर्ष 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, जिसे हम लोग वर्ल्ड काइंडनेस डे कहते हैं, यह मनाया जाता है। और इस बार की थीम है द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस, यानी कि हम एक ऐसा संसार बनाए जो कि दयालुता से प्रेरित हो। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। बाकी कल मैंने आपसे पूछा था आईपीएल के बारे में, तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। विजेता इस बार की रही है मुंबई इंडियंस। कौन? मुंबई इंडियंस 5वीं बार इन्होंने जीता। उप विजेता रही दिल्ली कैपिटल्स। कौन रही है? दिल्ली कैपिटल्स। ऑरेंज कैप जीता केएल राहुल ने। पर्पल कैप जीता है कागिसो रबाडा ने। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हैं ट्रेंट बोल्ट। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन रहे देवदत्त पाडिक्कल। आईपीएल 2020 गेम चेंजर ऑफ द सीजन रहे केएल राहुल। आईपीएल मोस्ट सक्सेस अवार्ड मिला है ईशान किशन को। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन रहे किरोन पोलार्ड और फेयर प्ले अवार्ड मिला है मुंबई इंडियंस को। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, सेबी के द्वारा किसकी अध्यक्षता में मार्केट डेटा के लिए एक सलाहकारी समिति का गठन किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।